नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश सोने में सुनहरा निवेश में। दिवाली का मौका है, त्योहारी मौका है। ऐसे में हम आपके लिए सोने में निवेश के क्या क्या विकल्प हैं और क्यों गोल्ड में निवेश करना चाहिए आज तो आपको बताएंगे ही, साथ साथ आपको खरीदारी करने के तरीके भी बताएंगे। हमारे साथ मेहमानों का एक बड़ा पैनल है। सबसे पहले उनसे आपका परिचय करवा दूं। हमारे साथ किरीट भंसाली साहब हैं, चेयरमैन है जीजेईपीसी के। पंकज अरोड़ा हैं, प्रेसिडेंट हैं एआईजेजीएफ के। संयम मेहरा हैं, सीईओ हैं यूनिक चेन्स के और साथ ही पास्ट चेयरमैन है जीजेसी से। अविनाश गुप्ता है, वाइस चेयरमैन है जीजेसी से। विक्रम धवन साहब हैं, फंड मैनेजर हैं निपॉन म्यूचुअल फंड के। और साथ ही नितिन केडिया हैं, सेक्रेटरी हैं एआईजेजीएफ के। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त निकाला है। चलिए, दिवाली से दिवाली तक का सबसे पहले आपको रिटर्न बता देते हैं कि पिछली दिवाली से इस दिवाली तक किस तरह सोने की चाल रही है। पिछली दिवाली थी 31 अक्टूबर 2024 को, और उस दिवाली से इस दिवाली तक देखें तो सोने ने 68% का और चांदी ने करीब 72% का रिटर्न दिया। तो एक दमदार रिटर्न कह सकते हैं। सभी एसेट क्लास को, जो भी एक कंप्लीट एसेट क्लास है, उसको पूरी तरह से आउट परफॉर्म करते ये दोनों ही काउंटर नजर आए हैं। लेकिन अगली दिवाली क्या रह सकता है, इसको लेकर हमने ब्रोकर पोल भी किया है। उसमें हमने ज्यादातर ब्रोकरेज हाउसेस से जब ये सवाल पूछा कि अगली दिवाली तक सोने का भाव क्या हो सकता है, तो ज्यादातर ब्रोकर्स की जो राय थी, उनका टारगेट 1,50,000 रुपए का था। देश के 70% ब्रोकर्स ने माना कि सोना अगली दिवाली तक 1,50,000 का टॉप बना चुका होगा। चांदी पर भी हमने यही सवाल पूछा, तो चांदी में ज्यादातर ब्रोकर्स ने कहा कि 2,50,000 रुपए। 30% ब्रोकर्स को लगता है कि चांदी अगले साल 2,50,000। 30% ब्रोकर्स को यह भी लगता है कि 2030 से 2,40,000 के बीच में, और 2 लाख के ऊपर का टारगेट भी 50% के आसपास ब्रोकरेज हाउसेस ये टारगेट दे रहे हैं। चलिए अपने मेहमानों से जानते हैं कि क्या वो गोल्ड और सिल्वर के बारे में सोचते हैं। सबसे पहले संयम जी, आपसे ही शुरू करता हूं। क्या लग रहा है, ये ब्रोकर्स पोल तो आपने देख लिया है, अब क्या लग रहा है अगली दिवाली तक कहां जाएगा सोने? देखिए विश्वमोहन जी, पिछले साल जैसे आपने बताया 68% के रिटर्न्स है। इसके बावजूद आप देखेंगे मार्केट के अंदर ग्राहकी बहुत अच्छी रही, और जो कस्टमर कॉन्फिडेंस को देखते हुए मुझे लगता है कि सोना है वो धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। और जो आप बता रहे हैं जैसे कि 1.5 लाख से 1,60,000 के भाव, पहले मुझे लग रहा है कि पहले 2 क्वार्टर के अंदर ही ये जो भाव है ये हमें देखने को मिल जाएंगे। और मैं एक और बात बता दूं कि ये सारे जो रिटेलर्स थे, जितनी भी मार्केट थी, सबको लगा कि जैसे ये भाव बढ़े हैं तो ग्राहकी थोड़ी सी मंदी रहेगी। लेकिन मुझे लगता है, और हमारे अनुमान जैसे सबके आ रहे हैं, कि 25 टन के ऊपर की ग्राहकी धनतेरस के दिन हुई है, और 30,000 करोड़ के ऊपर का व्यापार पूरे जेम ज्वेलरी सेक्टर के अंदर होते हुए दिखता है। तो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस जो है ये हमारे सेक्टर के अंदर, जेम ज्वेलरी सेक्टर के अंदर, गोल्ड और सिल्वर के अंदर बहुत अच्छे लेवल के ऊपर है। गोल्ड के ऊपर भी प्रीमियम्स चल रहे थे, सिल्वर के ऊपर 4 दिन पहले तक प्रीमियम्स थे, अभी प्रीमियम्स डाउन आ गए हैं। तो मुझे लगता है एक कस्टमर कॉन्फिडेंस भाव के बढ़ने के बावजूद इतना अच्छा है, तो ये आगे जाके भी चलता रहेगा। 15 से 17% तो एवरेज रिटर्न्स ईयर ऑन ईयर मिलते रहेंगे। लेकिन अगले साल जो रेट्स 1,50,000 से 1,60,000 के करीब हैं, ये एक रियलिटी है। और अभी भी इन्वेस्ट करें गोल्ड के अंदर तो अच्छे रिटर्न्स आने वाले टाइम के अंदर मिल सकते हैं। ओके, यानी अभी भी मौका है, और आने वाले समय में हमने जो टारगेट स्क्रीन पर दिखाए थे ब्रोकरेज हाउसेस की पोल, वो संयम को लगता है कि अगले 2 तिमाहियों में ही हो सकता है कि ये लक्ष्य हासिल हो जाए। विक्रम सर, मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल हो गया है। आप हमारे इन्वेस्टर्स को जो ईटीएफ के माध्यम से या फंड ऑफ फंड्स के माध्यम से इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इस जंक्चर पर क्या सलाह देंगे? 2024 जून में जो आंकड़े थे, उसमें पूरे विश्व में करीब करीब 70% जो इन्वेस्टर थे वो गोल्ड और सिल्वर में या तो अंडरवेट थे या उनकी होल्डिंग ज़ीरो थी। तो और वहाँ से जो एक ग्लोबल रीसेट हुआ है एसेट एलोकेशन का, आप जैसे आपके शो पे हम काफ़ी डिस्कस करते रहे हैं कि सेंट्रल बैंक जो हैं वो एसेट एलोकेशन करते आए हैं काफ़ी सालों से। गोल्ड जो है वो डॉलर का एक तरीके से एक विकल्प बन चुका है सेंट्रल बैंक से। तो वो एसेट एलोकेशन जो चल रहा था इतने सालों से, वो अभी मेन स्ट्रीट मेन इन्वेस्टर्स में आ चुका है। ये एक ट्रेंड है, और ये ट्रेंड कब तक चलेगा हम आप समझ सकते हैं। 1% या 0 से चले हैं मिडल ऑफ लास्ट ईयर से, तो वो क्या टारगेट है, 1% है, 2% है, 5% है कि 10% है। जब तक ये एसेट एलोकेशन ग्लोबल नहीं होगा रीसेट, तब तक इस तरह का मार्केट देखने को मिलेगा। दूसरा ट्रेंड जो हमने देखा है स्पेसिफिकली इंडिया में, ये आंकड़े जो हैं अभी बहुत रफ एस्टिमेट्स हैं, एकदम आप एक्यूरेट नहीं माने इनको,
लेकिन हम कहीं ना कहीं चांदी की तरफ रुझान देख रहे हैं यहाँ पे। अगर आप पिछले 5 साल का डेटा देखें तो 5 साल पहले से और इस धनतेरस में जो चांदी का कंजम्पशन है वो ऑलमोस्ट डबल हो गया है, करीब 1000 टन के आसपास एक्सपेक्टेड है इस धनतेरस पे, और गोल्ड का 40 से 30% डाउन हो गया है। तो कहीं ना कहीं चांदी की तरफ थोड़ा रुझान बढ़ रहा है इन्वेस्टर्स का। और अगर हम ईटीएफ्स की बात करें तो ईटीएफ सबसे बढ़िया विकल्प है इस एसेट एलोकेशन का जो ग्लोबली हो रहा है। मैं तो ये कहूँगा एज इन्वेस्टर्स जो कैपिटल मार्केट में विश्वास रखते हैं, और क्योंकि मुझे लगता नहीं कि मुझे बहुत ज़्यादा बोलना पड़ेगा कि क्यों आपको गोल्ड और सिल्वर अपने पोर्टफोलियो में चाहिए, लेकिन आप इस तरीके से भी सोच सकते हैं कि जो एसेट एलोकेशन चल रहा है उसमें जो रिटर्न्स जो भी आपके गेस्ट बात कर रहे हैं वो एक तरीके से बोनस है, क्योंकि अदरवाइज आपको गोल्ड सिल्वर चाहिए टू हेज अगेंस्ट जो भी डेट प्रॉब्लम हो सकती है वर्ल्ड में, जो भी क्लाइमेट प्रॉब्लम हो सकती है, और जो एक जियोपॉलिटिकल एक वर्ल्ड ऑर्डर जो चेंज हो रहा है, एक करेंसी में एक उथल पुथल हो रहा है, उसके लिए आपको एक प्रेशियस मेटल्स का पोर्टफोलियो चाहिए अपने, और जो रिटर्न है वो बोनस है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रिटर्न नहीं बनेंगे, लेकिन आपके जो गेस्ट बोल रहे हैं वो एक तरीके से आप ये समझ लीजिए इस तरीके का इंश्योरेंस है जिसमें आपको प्रीमियम शायद नहीं देना पड़े, आपको प्रीमियम मिल जाए वहाँ से। ओके, बिल्कुल सही बात है सर। ये जो हमने देखा था पिछले हफ्ते और जिस तरह की चीज़ें क्राइसिस की बातचीत हो रही थी, तो सिल्वर ईटीएफ के लिए कितना रिस्क हो गया है करंट लेवल पे, विक्रम सर? देखिए, सिल्वर ईटीएफ जो इंडिया में है, सेबी की मैंडेट इज बहुत कट एंड ड्राई है। हम जो फिजिकल सिल्वर है या फिजिकल गोल्ड है या गोल्ड ईटीएफ या सिल्वर ईटीएफ है उसको हम इंडियन जोग्राफिकल बाउंड्रीज में रखते हैं। कोई भी सिल्वर ईटीएफ इंडिया में जो गोल्ड या सिल्वर है वो इंडिया की जोग्राफिकल बाउंड्री से बाहर नहीं रहता है। इसका मतलब ये है कि जो सिल्वर ईटीएफ का वैल्यूएशन है वो लोकल फिजिकल मार्केट से के साथ चलता है, क्योंकि अगर सिल्वर ईटीएफ डिस्काउंट पे चलेंगे तो उसमें रिडेम्पशन आना शुरू हो जाएगा, लोग फिजिकल मटेरियल निकाल के उसको मार्केट में बेच देंगे, और अगर प्रीमियम पे चलेगा तो रिवर्स हो जाएगा, उसमें फ्लो आना शुरू हो जाएगा। तो ये एक मार्केट मेकर्स डे टू डे करते रहते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि हम एक तरीके से मैसेंजर हैं मार्केट के, जो भी फिजिकल मार्केट में प्रीमियम चल रहा है वही आपको ईटीएफ की ट्रेडिंग में दिखता है। और क्योंकि इंडिया में ऑफिशियल स्पॉट मार्केट नहीं है, तो आप कह सकते हैं जो सिल्वर और गोल्ड ईटीएफ हैं एक तरीके से डी फैक्टो स्पॉट मार्केट के इंडिकेटर्स हैं इन्वेस्टर्स के लिए। तो बजाय इसके आप इस चीज में वरी ना करें कि ईटीएफ प्रीमियम या डिस्काउंट में है, बट उससे आप इंफॉर्मेशन लें कि लोकल मार्केट जो है वो प्रीमियम या डिस्काउंट में है, और फिर अपना इन्वेस्टमेंट का डिसीजन बनाएं। ओके सर, वन लाइनर जवाब दे दीजिए। आपको लगता है कि अभी रिस्क है सिल्वर ईटीएफ या गोल्ड ईटीएफ में लगाना? देखिए, फ्रॉम एसेट एलोकेशन पॉइंट इन्वेस्टर को एक मिनिमम जो भी एलोकेशन है वो तो उतना करना चाहिए, और वो जो भी उनके मॉडल्स हैं, कैलकुलेशन है, एडवाइजर है, एक मिनिमम एलोकेशन जो भी परसेंटेज है उतना तो करना चाहिए उनको। आगे फिर उसके बाद जैसे जैसे उनका पोर्टफोलियो रिस्की होगा या लेस रिस्की होगा, उस तरीके से उनको गोल्ड और सिल्वर का एलोकेशन चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि गोल्ड जो है वो हेज है फॉर अ हाई रिस्क पोर्टफोलियो, और सिल्वर जो है वो हायर बीटा प्रोवाइड करता है गोल्ड के लिए। तो ये सब चीज़ें उनको ध्यान में रखनी पड़ेंगी अपना एक्सपोजर बढ़ाने और या कम करने में। ओके, चलिए नितिन जी के पास चलते हैं। नितिन जी, आपने काफ़ी बड़े टारगेट दिए थे, मुझे याद है आपने 2 लाख तक के टारगेट इस साल के लिए चांदी के लिए दे रखा है। अगले साल के लिए अब क्या लग रहा है? अगले साल दिवाली तक आपको क्या लग रहा है? सोने का भाव क्या होगा, चांदी का भाव क्या हो सकता है सर? नमस्कार विश्वमोहन जी। नमस्कार सर। सभी मेरे को पैनलिस्ट को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, और साथ में सभी दर्शकों को और आपकी पूरी टीम को भी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। हमने सबसे पहले अगस्त महीने में 1.25 लाख का टारगेट दिया था, फिर धनतेरस तक हमने 1.5 लाख का टारगेट दिया था, और हमने इसको रिवाइज करके 31 दिसंबर तक 2 लाख का टारगेट दिया है, और अगले धनतेरस तक हमने 2.5 लाख का टारगेट दिया है। वी आर वेरी कॉन्फिडेंट कि हम ये अचीव करेंगे, क्योंकि हमने इतिहास में पहली बार देखा कि हम पैसा लेके घूम रहे थे और हमें चांदी नहीं मिल रही थी। तो दिस हैज हैपेंड। डिमांड सप्लाई के अंदर काफी गैप है, और डिमांड सिल्वर की जो है वो ड्राइव करेगी इस समय प्राइसेस को, और हमें लगता है कि 31 दिसंबर तक हम 2 लाख रुपए का जो प्राइस है वो टच कर लेंगे। इसके अलावा शादियों का सीजन 11 दिन बाद शुरू हो रहा है विश्वमोहन जी। करीब 50 लाख शादियां भारत के अंदर होने जा रही हैं इस मैरिज सीजन में। तो उस मैरिज सीजन से भी हम देखेंगे सिल्वर में, चूंकि गिफ्टिंग काफी चलती है, कॉइन्स की, डिनर सेट्स की, तो वहां से भी सिल्वर का एक बहुत बड़ा डिमांड जो है वो निकल के आएगा। अभी भी मुझे लगता है कि जो फोमो का या जो पैनिक सिल्वर बाइंग होती है
वो कहीं ना कहीं अभी भी बची हुई है। अभी केवल अपर लेवल का जो कस्टमर है वो निकल के आया है, या इन्वेस्टर है वो निकल के आया है। अभी वो समय नहीं शुरू हुआ कि जब लोग इक्विटी बेच रहे हैं या बैंक से पैसा जो है एफडी तोड़वा रहे हैं, वो गोल्ड सिल्वर की तरफ आ रहा है। तो जब तक वो नहीं होता है तब तक मुझे लगता है कि डरने की कोई जरूरत नहीं है। गोल्ड और सिल्वर दोनों में हम अपना इन्वेस्टमेंट जो है वो बना के चल सकते हैं। विश्वभर जी, आपको लग रहा है अभी भी आप इन्वेस्टमेंट बनाकर चल सकते हैं? अविनाश जी, आप बताइए, भाव के हिसाब से पहले पूछ लेते हैं, फिर डिमांड की तरफ चलेंगे। क्या लग रहा है अगली दिवाली तक आप क्या देख रहे हैं सोने चांदी का भाव? नमस्कार विश्वमोहन जी, नमस्कार सभी को दीपावली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और आपने जैसे बोला है, मैं सारे के सारे जो पैनलिस्ट हैं, नितिन जी, संयम जी और बाकी सारे पैनलिस्ट के साथ में मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं और ये तेजी बरकरार रहेगी। तेजी में कहीं पे कोई कमी आने की नजर नहीं आ रही है, क्योंकि जियोपॉलिटिकल अगर से हम सिचुएशंस देखते हैं, ट्रेड टैरिफ के टेंशन्स की सिचुएशन देखते हैं, डेट की सिचुएशन देखते हैं, तो ये सारी सिचुएशंस को अगर से हम एनालाइज करते हैं तो हमको ये लगता है कि गोल्ड और सिल्वर दोनों ही तेजी की तरफ हैं। कहीं पे कोई दिक्कत प्राइस में आने की नजर नहीं आती है। डेफिनेटली करेक्शंस आएंगे और करेक्शंस थोड़े से डीपर होंगे, जैसे कि 5% 7% का भी करेक्शन आएगा, वो जनरली फॉल किया माना जाता है। लेकिन चूंकि दाम इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं, 5 से 7% का जब भाव का नीचे आएगा तो वो करेक्शन जैसा माना जाएगा। और बहुत ही अच्छे से लोगों को धनतेरस के पहले जो करेक्शन आया था, उस करेक्शन से लोगों को सोना और चांदी खरीदने में बहुत ज्यादा सहूलियत हुई है। और इसी वजह से लोगों के पास में कुछ सोना और चांदी में इन्वेस्ट करने का बहुत अच्छा मौका मिला था और अभी भी मौका मिला हुआ है। आज का जो ओपनिंग है, ये कंसोलिडेशन बता रहा है कि इन प्राइसेस में कहीं पे मद्दी नहीं है और यहां से फिर तेजी की तरफ रुख करेगा दोनों ही मेटल। ये मेरा अनुमान है विश्वमोहन जी। लग रहा है कि यहाँ से मंदी नहीं है, हालांकि एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा गिरावट यहाँ से नहीं दिख रही, छोटे मोटे करेक्शन दिख सकते हैं। क्रिस मंसाली जी के पास चलते हैं, चेयरमैन है जीजेईपीसी से। क्रिस सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। धनतेरस के जो नंबर है काफी स्ट्रांग नंबर थे, मैं खुद भी ग्राउंड पे पूरे दिन था, उस दिन बिक्री काफी अच्छी दिख रही थी। भाव का तो असर दिख ही नहीं रहा है, लोगों पे जमकर खरीदारी हुई, खास करके मुंबई के ज्वेलरी मार्केट की। और जो रिपोर्ट भी आई है सोने चांदी की, उसमें कहा गया है कि 60,000 करोड़ से ज्यादा का कारोबार हुआ है। सर, आप लोगों के पास क्या रिपोर्ट है सर, और ओवरऑल इस त्योहारी सीजन किस तरह के नंबर की उम्मीद आप लोग कर रहे हैं सर? विश्वमोहन जी, आप पहले तो आपके माध्यम से सारे दर्शकों को आपको दिवाली की शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। शुभकामनाएं। एक हफ्ते पहले जब हम रिटेलर से और बड़े प्लेयर से बात कर रहे थे, तो सभी का ये कहना था कि बिकॉज ऑफ द हाई प्राइस इस दिवाली की सीजन में सेल जितना एक्सपेक्टिंग है उतना नहीं होएगा। मगर अभी आज मैं सबसे बात कर रहा हूं तो मोर देन एक्सपेक्टिंग हुआ है। कंज्यूमर्स ने ये बढ़ते हुए प्राइस को डाइजेस्ट कर लिया है और अच्छी, मतलब धनतेरस भी अच्छी गई है। ये सीजन जो है, जो डिटेल्स का एक्सपेक्टेशन था उससे कहीं गुना ज्यादा अच्छा सेल्स हुआ है। ये एक अच्छी ट्रेंड है मार्केट के लिए। के पास भी चलते हैं, छोटे ज्वेलर्स को यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं, कैट का विंग है AIJGF। पंकज जी, आप लोगों के पास क्या रिपोर्ट है, किस तरह का कारोबार धनतेरस पे हुआ है और पूरे इस त्योहारी सीजन को लेकर क्या एस्टिमेट है आपका? नमस्कार विश्वमोहन जी, सभी नमस्ते पैनलिस्ट और सभी देशवासियों को दीपावली की बहुत बहुत बधाई। नहीं, हम लोग पर रिपोर्ट पॉजिटिव थी। हमने करीब धनतेरस के 2 दिन पहले एक सर्वे कराया था। तो सर्वे में चूंकि ऑलरेडी चांदी में बूम चल रहा था, बाइंग ही बाइंग थी, स्टॉक की शॉर्टेज चल रही थी, तो हम लोग के सर्वे में निकल गए सिल्वर और जो निवेशक हैं, यानी गोल्ड की ज्वेलरी की सेल्स तो हमारी डाउन हुई है। और धनतेरस के बाद भी जो हमने क्वेरी करी है, तो ज्वेलरी की सेल्स हमारी डाउन आ रही है। बाकी इन्वेस्टमेंट के रूप में सेल्स बहुत तगड़ी गई है, कहीं कोई किसी के मन में डाउट नहीं है। और निवेशकों ने, मतलब कंज्यूमर्स ने हंस के लिए, सबको ऐसा ट्रेंड लग रहा है कि आगे आने वाले दिनों में सोना चांदी तेज है। जो वर्ल्ड की टेंशन चल रही है, तो सभी लोगों ने बाइंग करने में, किसी के मन में कोई डर का भाव नहीं है और लोग लगातार बाइंग कर रहे थे, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं हुई। हम लोग का एस्टिमेटेड 50,000 करोड़ का था धनतेरस के पहले। धनतेरस के बाद हमने जो सर्वे किया तो लोगों लगभग 60,000 करोड़ का, मतलब 25 टन से 30 टन गोल्ड। और चांदी भी हमारी थी लगभग 32,500 का गोल्ड, 32,500 करोड़, और 17,500 करोड़ का हमारा था सिल्वर का। वो बढ़ के 60,000 करोड़ टोटल हमारी सेल्स हम लोग के पास आई है।
आपकी उम्मीद से बेहतर है और वो नंबर दिख भी रहे थे और वो क्राउड से भी साफ नजर आ रहा था जिस तरह की भीड़ पूरे ही ज्वेलरी मार्केट में थी। रेनिशा जी, आपसे भाव के हिसाब से मैं जानना चाह रहा हूँ, सारे एक्सपर्ट बुलिश नजर आ रहा है गोल्ड सिल्वर में, आपको भी लग रहा है इस दिवाली क्या खरीदना चाहिए, सोना या चांदी? कहाँ कंफर्ट आपको ज्यादा मिल रहा है? हैप्पी दिवाली टू यू एंड ऑल द जो भी हम देख रहे हैं हमें मुझे लग रहा है जिस तरह से ये दिवाली में प्राइजेस ऑलरेडी 70% जितना बढ़ चुके हैं गोल्ड में एंड 75% सिल्वर में, ये प्राइजेस पे लेना लोगों को थोड़ा बहुत अकोमोडेटिव नहीं लग रहा है, बहुत हाई प्राइजेस है। बट आई वुड से जिस तरह से पहले के रिटर्न्स मिले हैं, हमें शॉर्ट टर्म नहीं सोचना चाहिए गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट करने के लिए। ऑलवेज थिंक ऑफ एटलीस्ट 3 to 5 years जहाँ पे प्राइजेस एक्सपेक्टेड है यहाँ से डबल हो सकती है। सो आई वुड से स्टैगर्ड वे में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करना चाहिए। एटलीस्ट 25% आप इस धनतेरस दिवाली में बाइंग कर सकते हैं एंड नेक्स्ट 25% आप हर 5% फॉल पे दोनों कमोडिटीज ले सकते हैं। आई वुड से वो सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी रहेगी लमसम बाइंग करना है तो। एंड अगर SIP करते हैं हर महीने, दैट इज द बेस्ट वे थ्रू ETFs एंड डिजिटल गोल्ड, डिजिटल सिल्वर, तो वो तो आपको बहुत ही अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। बट लमसम इन्वेस्टमेंट करना है तो 25% एटलीस्ट इस लेवल्स पे भी किया जा सकता है एंड एवरी 5% फॉल पे नेक्स्ट 25% कीजिए। तो SIP बेस्ट है। लमसम अगर आप करना है तो आप 25% अभी लगाएं, 75% आप अपने पास पैसे रखें, फिर जैसे जैसे आपको मौका मिले हर लेवल पे कर सकते हैं। रेनिशा जी, एक छोटा जवाब दे दीजिए, सोना और चांदी अगली दिवाली तक आपके टारगेट क्या हैं? मुझे लगता है एटलीस्ट एक थोड़ा 10-15% करेक्शन आने के बाद फिर से रिवर्सल स्टार्ट हो सकता है एंड मुझे लगता है नेक्स्ट ईयर एटलीस्ट हम गोल्ड को $5,000 एंड सिल्वर को $60 तो जरूर देखेंगे। शायद प्राइसेस इससे भी ज्यादा होगी, बट इट ऑल्सो डिपेंड्स कि US की फेड पॉलिसी किस तरह से रहती है, मार्केट में अनसर्टेनिटी कैसे रहती है, जियोपॉलिटिकल टेंशंस कैसे रहते हैं, तो ये सारी चीजें नजरअंदाज रखते हुए ही हमें नेक्स्ट टारगेट्स मिलेंगे। बट एटलीस्ट बेयर मिनिमम मुझे लगता है कंजर्वेटिव टारगेट्स तो ये है ही। तो 1.5 लाख मान के चले सोने को और चांदी 2 लाख प्लस सर मैम अगली दिवाली तक? अगर हम $5,000 को इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करते हैं तो गोल्ड डेफिनेटली 1,50,000 तक रहेगा एंड सिल्वर को अगर $60 से इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करते हैं तो अराउंड अबाउट 2 लाख की लेवल जरूर दिखेगी। बट ये लेवल्स पे पूरा लमसम बाइंग करना मैं एडवाइस नहीं करूंगी। मैंने जैसे बोला 25% अभी करें और हर 5% फॉल पे थोड़ा थोड़ा और 25% डालते रहे। किसे आप यहाँ पे खरीदारी करते हैं। चलिए वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो कौन सा ऑप्शन आपके लिए इस दिवाली में बेहतर है, क्या खरीदारी करें, क्या आपको फायदा मिल सकता है, किससे दूर रहें, बताएंगे आपको ब्रेक के बाद। जल्द लौटते हैं। इन एसोसिएशन विद SBI, बेस्ट है सबको पता है। हर खास खबर पर विशेष पकड़, नजरिया जो भीड़ से रखे अलग। देश के बड़े मुद्दे हों या दुनिया जहान पर नजर, बिजनेस, राजनीति, स्पोर्ट्स या फिर फिटनेस, आपकी भाषा में आपके काम की खबर। ये जो तैयारी है भारत के लिए। कंप्लीट रिसर्च, दमदार पैनल और असरदार एनालिसिस। स्वदेश विशेष, सोमवार से शुक्रवार शाम 4:30 बजे, सिर्फ ET Now स्वदेश पर। SBI Celebrations Unlimited, हर सेलिब्रेशन बनेगा स्पेशल with festive offers on car, personal, gold loans and loan against mutual funds. इन एसोसिएशन विद बैंक ऑफ बड़ौदा के संग त्योहार की उमंग। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश सोने में सुनहरा निवेश। लेकिन अब चलिए, अब दिवाली का मौका है तो अगले दिवाली तक के लिए आपको क्या खरीदना चाहिए, अभी बेहतर क्या है, खरीदारी के लिए सबसे अच्छा विकल्प आपके पास क्या है, उन विकल्पों के बारे में जानते हैं। विक्रम सर, आपसे शुरू करेंगे। अगर आपको खरीदना होगा तो इस दिवाली क्या खरीदना आप पसंद करेंगे ETF के अलावा?
देखिए विश्वमोहन जी, मैं आपके शो में पहले भी कह चुका हूँ कि इस सेंचुरी का सिल्वर और गोल्ड ईटीएफ जो है वो सबसे वन ऑफ द बेस्ट इनोवेशन कह लीजिए, इन्वेंशन कह लीजिए। क्यों? क्योंकि इसकी लिक्विडिटी जो होती है वो अंडरलाइंग फिजिकल मार्केट से कहीं ज़्यादा होती है। दूसरी बात, ये फुली रेगुलेटेड है। इसमें जो भी इन्वेस्टर कंप्लेंट्स हैं, जो भी इश्यूज़ हैं, वो सेबी गाइडलाइंस में कवर्ड है और सेफ़ है, सिक्योर है, कन्वीनियंट है। आज की तारीख में लोग म्यूचुअल फंड्स जो हैं वो ऐप के थ्रू खरीदते हैं, तो इसमें सब इट टिक्स ऑल द बॉक्सेस। ऑल्सो देखिए, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आपको फिजिकल गोल्ड और सिल्वर नहीं खरीदना चाहिए। जो ब्यूटी फिजिकल गोल्ड या सिल्वर की है वो एक शायद ईटीएफ यूनिट की नहीं हो सकती है, लेकिन टू द एक्सटेंट आप गोल्ड एंड सिल्वर पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि उसको ईटीएफ फॉर्म में लें, क्योंकि ईटीएफ जो है वो एक्सचेंज पे ट्रेड होता है और वो मार्क टू मार्केट आपको मिल जाता है। फॉर इंस्टेंस, जैसे अगर कोई कल को ब्लैक स्वान इवेंट आता है और रिस्क एसेट्स है या इक्विटी में करेक्शन आता है या बॉन्ड मार्केट में कुछ कुछ टर्मोइल आता है, तो आपके क्वाइट पॉसिबल कि आपके गोल्ड और सिल्वर में एप्रिसिएशन हो, तो वो एक पोर्टफोलियो में आपको ईटीएफ रहेंगे तो वो वैल्यूएशन में आ जाएगा। अगर आप फिजिकल गोल्ड में इसको इन्वेस्ट करेंगे फॉर पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन, तो उसका मार्क टू मार्केट है वो थियोरेटिकल रहेगा, प्लस टैक्स एफिशिएंसी भी है। आप अगर एक मल्टी एसेट पोर्टफोलियो मेंटेन करते हैं, मल्टी एसेट स्ट्रैटेजी आप अगर फॉलो करते हैं वेल्थ क्रिएशन के लिए, तो उसमें हिस्टोरिकल डेटा है कि गोल्ड ऐड करने से और सिल्वर ऐड करने से बहुत रिटर्न्स पे भी और वॉलेटिलिटी ऑफ द रिटर्न्स पे भी फ़र्क पड़ता है। तो मैं ये कहूँगा कि जो इन्वेस्टर, जो इंडिविजुअल बिलीव करते हैं वेल्थ क्रिएशन थ्रू कैपिटल मार्केट्स, उनके लिए ईटीएफ जो है वो सबसे बेहतरीन विकल्प है। लेकिन हाँ, गोल्ड की ज्वेलरी भी खरीदिए, गोल्ड की कॉइन्स भी खरीदिए, गोल्ड की ऑर्नामेंट्स भी खरीदिए, सिल्वर के भी खरीदिए, लेकिन ये दोनों को मिक्स मत करिए। जो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो और कंजम्पशन पोर्टफोलियो को दोनों को अलग अलग रखें। यानी आप दोनों आप सोच ले कि आप प्योर इन्वेस्टर है, इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए खरीद रहे हैं, ये आपको तय करना है। तो कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट दोनों अलग अलग करके रखना ज़रूरी है। आप बताइए सैम जी, आप कहाँ निवेश की सलाह देंगे इस दिवाली? देखिए, एक तो ईटीएफ की बाइंग है, डिजिटल गोल्ड भी बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है। उसके अलावा देखिए, एज ए ज्वेलर्स हमने ये देखा है कि घर के अंदर इन्वेस्टमेंट करना हो तो इन्वेस्टमेंट एक हस्बैंड के इन्वेस्टमेंट के रूप से और वाइफ अपनी ज्वेलरी पहनकर भी एक सुख पा सकती है। तो उस तरीके से जो ज्वेलरी है सबकी पॉकेट्स के हिसाब से 2 ग्राम हो गया, 6 ग्राम हो गया, 12 ग्राम हो गया, और सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान हो गया, या तो फिर एक रिटेलर के पास डिफरेंट 11 मंथ्स की पॉलिसीज़ भी होती हैं जिससे बाइंग होती है। बुलियन की जो बाइंग है, चाहे वो चांदी के सिक्के हो या गोल्ड के सिक्के हो, गोल्ड के बार्स हो, चांदी के बार्स हो, उसकी भी बाइंग बहुत अच्छी रहती है। और ये एनी टाइम इनकैशेबल है, फिजिकल जो गोल्ड है या फिजिकल बार्स या फिजिकल ज्वेलरी है। तो मुझे लगता है वो भी एक तरीके से बाइंग धीरे धीरे समय पे करते रहनी चाहिए। लेकिन मुझे ये भी लगता है कि अगर लॉन्ग टर्म एस्पेक्ट से बाइंग करनी है तो ऐसा नहीं है कि एक बार रुक जाए, सोचे, जैसे जैसे अपने फाइनेंस का या इन्वेस्टमेंट का मौका मिले या इकट्ठा होता है तो इमीडिएटली धीरे धीरे बाइंग गोल्ड और सिल्वर के अंदर करते जानी चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे उसके बेटर रिजल्ट्स मिलते जाएंगे। और हमने ये भी देखा है कि जो बाकी एसेट्स के अंदर अगर डाला जाए उसके मुकाबले में गोल्ड या सिल्वर के अंदर डाला जाए तो उसको बोलते हैं नो ब्रेनर, उसके अंदर धीरे धीरे रिटर्न्स सालों के अंदर मिलते ही जाते हैं। ओके, तो अलग अलग विकल्प है। आप अपने रिस्क एपेटाइट और आपका मेन फोकस क्या है, आप किस लिए निवेश करना चाहते हैं या कंजम्पशन के लिए चाहते हैं, ये आपके हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन गोल्ड, सिल्वर या डायमंड कहाँ अभी खरीदारी के बेहतर मौके हैं, ये समझते हैं क्रिस सर से। क्रिस सर, क्या इस त्योहारी सीजन क्या आपको लग रहा है जो खरीदार है, जो शॉपर्स हैं, जो अपने कंजम्पशन के लिए खरीदना चाहते हैं, उनके लिए गोल्ड, सिल्वर या डायमंड अभी बेहतर है? इस वक्त अगर प्राइस का कंपैरिजन करें तो डायमंड मच बेटर है। जो हिसाब से जो तेजी सिल्वर और गोल्ड में देखने मिली है उसके मुकाबले डायमंड में करेक्शन मिला है, 5-10% चीपर मिल रहा है कंपेयर टू लास्ट दिवाली। तो लोग डायमंड की तरफ भी रुझान दिखा रहे हैं। ये इस त्यौहार की सीजन में हमने देखा है, हमने बहुत सारे रिटेलर से बात की है, डायमंड ज्वेलरी का सेल्स भी काफी बढ़ा है। मगर ये जो दशक है वो इंडिया का है, जो हिसाब से इंडियन इकोनॉमी ग्रोथ कर रही है तो स्पेंडिंग पावर बढ़ रहा है। तो मुझे तो लगता है तीनों क्षेत्र में, सोना, चांदी और डायमंड, तीनों में ये तेजी बरकरार रहेगी।
तीनों में ही यहाँ से तेजी दिख सकती है, लेकिन प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से डायमंड आपको ज्यादा यहाँ पर बेहतर दिख रहा है। नितिन जी, आप बताइए क्या आपको पसंद आ रहा है इस त्योहारी सीजन, सोना चांदी या डायमंड? क्या खरीदारी की सलाह देंगे? विश्वमन जी, मैं 1 मिनट लूंगा यहाँ पे। देखिए, सोने चांदी में जैसे संयम भाई ने कहा, नो ब्रेनर है, बिल्कुल सही बात है। ये वेल्थ क्रिएशन टूल का भी काम करता है, ये आपका हेज अगेंस्ट रिस्क का भी काम करता है, फिर वो चाहे रिस्क वॉर का हो, हमने रशिया के वॉर में देखा गोल्ड बढ़ा, इसराइल के वॉर में देखा गोल्ड बढ़ा, फिर चाहे वो नोटबंदी जैसे सिनेरियो रहे हो या अभी डी डॉलराइजेशन, हम सब में गोल्ड को बढ़ते हुए देख रहे हैं। मेन मुद्दा ये है कि हम इन्वेस्ट कैसे करें। देखिए, मैं 2001 से इंटरनेट को इस्तेमाल कर रहा हूँ और 15 दिन पहले तक मैं ये समझता था कि डिजिटल इन्वेस्टमेंट्स जो होता है वो सबसे बेटर होता है, क्योंकि आपको कहीं भी आपको सुरक्षा की चिंता नहीं करनी होती है, रख रखाव की चिंता नहीं करनी होती है। लेकिन विश्वमन जी, 15 दिन पहले मेरे एक फ्रेंड का फोन आया रात को 9 बजे, और उसके फादर को जो है उसने हॉस्पिटल में एडमिट किया था एंड ही इमीडिएटली नीडेड 15-20 लाख रुपीस। तो उसने मेरे से बोला, भैया मेरे पास गोल्ड है, क्या उस गोल्ड के बदले में मुझे पैसा मिल सकता है? मैंने उससे पूछा तुम कहाँ हो? उस एरिया के ज्वेलर को फोन किया, वो ज्वेलर ने तुरंत उसके अकाउंट में 20 लाख रुपए ट्रांसफर किया और उससे गोल्ड ले लिया। तो उस दिन मुझे समझ में आया कि जो फिजिकल गोल्ड है उसका कोई भी डिजिटल एसेट बराबरी नहीं कर सकता। और जैसा हमारे पूर्वज कह के गए कि सोना जो है वो संकट के समय काम आता है, और संकट के समय में अगर आपको काम आने के लिए सोना खरीदना है तो आपको फिजिकल सोना अपने लोकल सुनार से ही खरीदना पड़ेगा, तभी आपको तरक्की मिलेगी, तभी आपको बरकत मिलेगी उस सोने पे। विश्वमोहन जी, यानी लिक्विडिटी जो मिलती है वो गोल्ड जितनी नहीं मिलेगी। अब कभी भी सोने के बारे में कहा भी जाता है कि ये कभी सोता नहीं, क्योंकि आप लोकल ज्वेलर्स और जो आपके ट्रस्टेड ज्वेलर है उसे कभी भी आप इसे लिक्विडेट करा सकते हैं। पंकज जी, डिजिटल या फिजिकल कितना रखना चाहिए अपने पोर्टफोलियो में अगर बांटना हो तो? छोटा जवाब एक दे दीजिए सर। पंकज जी, आपसे सवाल था मेरा, अनम्यूट कीजिएगा सर ऑडियो को। ओके, हाँ, मेरा आंसर इस बात पे फिजिकल डिजिटल में, फिजिकल का कोई मुकाबला नहीं है। अगर मैं रूरल इंडिया की बात करूं, मान लीजिए रात में या सुबह 7 बजे किसी का एक्सीडेंट हो जाता है और उसको हॉस्पिटल जाना है, पैसे चाहिए, तो डिजिटल में ना उसका बैंक खुलेगा, ना कोई उसका लोन पे रखेगा, उसको जाना लोकल ज्वेलर के पास पड़ेगा। रात में किसी को सांप काट लेता है किसान के यहाँ, तो वहां पे क्या होगा? पैसे ही नहीं। तो फिजिकल गोल्ड का मुकाबला कहीं नहीं है। जो प्रोफेशनल टाइप के लोग हैं वो इन्वेस्टमेंट अपना ईटीएफ में कर सकते हैं। बाकी तो देश की रूरल जनता, जिसको भारत कहा जाता है, वो आज भी फिजिकल गोल्ड में निवेश करती है और करती रहेगी। और हम चाहते हैं ज्वेलरी इंडस्ट्री होने के नाते हमारा पूरा फोकस रहेगा देश की जनता फिजिकल गोल्ड पे निर्भर रहे। मकसद क्या है ये पहले तय कर ले। अगर आप वेल्थ क्रिएशन के लिए प्योरली करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए करना चाहते हैं, तो आप डिजिटल की तरफ, ईटीएफ की तरफ जा सकते हैं। लेकिन कंजम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से, लिक्विडिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी फिजिकल कई बार काफ़ी काम आ जाता है, खास करके रूरल एरियाज़ में। इसी नोट पर आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे। वक्त कम था, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। टीवी की अपनी लिमिटेशंस है, बहुत ज़्यादा वक्त नहीं था, लेकिन पैनल हमारा काफ़ी बड़ा था और बड़े लोग आए थे, लेकिन हम आपको उतना उनसे बातचीत नहीं हो पाई, लेकिन आगे आपसे चर्चा होती रहेगी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, और आप सभी को और हमारी टीम की तरफ से पूरे देशवासियों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।